नमस्कार दोस्तों, आज मृदुला गर्ग जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के इस अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें मेरी भूमिका उनके कहानी पाठ की है। और आज उनकी एक कहानी उधार की हवा का मैं पाठ करने जा रही हूँ। ये कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानियों के संकलन में है, तो पेश है कहानी उधार की हवा। एकाएक वे जोर से कह उठे, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हड़बड़ा कर गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वह पूछ पाता इतना भीड़ भड़क्के के बीच गाड़ी क्यों रुकवा दी, बाबूजी धड़ाक से दरवाज़ा मार गाड़ी के बाहर थे और फिर ये जा और वो जा। एक हाथ में दोनों थैले संभालते वे दौड़कर सड़क के किनारे बस स्टॉप से कुछ दूर खड़ी बस में सवार हो गए और बस झटका मारकर चल दी। चल तो खैर उनके चढ़ने से पहले ही दी थी, उनके भीतर दाखिल होते ही रफ्तार पकड़ गई। कमाल है, ड्राइवर बच्चू सिंह ने सोचा। चलती बस में कूदकर सवार होने में मैं भी दिक्कत महसूस करता, ये साले बस ड्राइवर बस चालू करेंगे जैसे ज़मीन पर कुदाल मार रहे हों और रफ्तार पकड़ेंगे जैसे दारू का घूंट। करें भी क्या, इस भूत को सारा दिन ढोते रहना क्या आसान काम है। भेजा खराब हो जाता है। ऊब और थकान मिटाने को कुछ तो चाहिए। फिर भी इतना ख्याल करना चाहिए कि कितनी बूढ़ी सवारी चढ़ रही। बूढ़ी? मुस्कुराते मुस्कुराते वे हंस दिए। बूढ़े होंगे उनके बहू बेटे, ये तो भर जवान हैं। क्या उम्र होगी? 65-70। कौन हिसाब रखता है। सिर के बाल खिचड़े हुए, पर उतने नहीं जितने उनके 50 साला बेटे के हैं। जितने उनके सिर पर सफ़ेद हैं उतने इनके सिर पर काले होंगे। बूढ़े बेटों के जवान बाप। वह फिर हंसा। तभी पीछे के गाड़ी वाले ने ज़बरदस्त गाली उछाली। बीच सड़क उसके गाड़ी रोक देने की वजह से यातायात में रुकावट पैदा हो रही थी। अगल बगल पीछे के सारे वाहन एक साथ भौंपू बजा रहे थे। सब्र करो सालो, कह उसने गाड़ी चालू की और अगले मोड़ पर जाकर वापस ले ली। चलें घर वापस, और क्या करना है। रास्ते में रुककर चाय बीड़ी मार लेगा। जाकर कह देगा साहब से कि बाबूजी को खेत पर पहुंचा कर आ गया है। बस का नाम लेकर नाहक क्यों उन्हें उनका भेजा खराब किया और अपना करवाया। जाने दो बुढ़ऊ को बस में, अपना क्या। बुढ़ऊ ने उनसे प्यार से कहा, वाह क्या जीवट है, साठे का पाठा। और एक ये है अपने साहब लोग। इस बार वह हंसा तो देर तक हंसता ही रहा। थैले थामे हाथ से उचक कर बाबूजी के ऊपर का डंडा पकड़ा और उससे झूलते झूलते निहायत तसल्ली के साथ बाएं हाथ से जेब से रेजगारी निकालकर कंडक्टर को थमा दी। किंग्सवे कैंप, उन्होंने ऐसे कहा जैसे अपने निजी महल का नाम ले रहे हैं। टिकट काट कर पैर जमा कर खड़े हो गए। मार लो जितने मार सको झटके, मुझे नहीं हिला सकते अपनी जगह से। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। वाह, पंजा लड़ाने जैसा मजा है इसमें। बस चालक की उन्हें झटका देकर गिराने की कोशिश और उनकी डटे रहने की सौगंध। गिरना तो दूर, उनके अनुभवी पैर आगे पीछे हिलने से भी इनकार कर रहे थे। मीलों लंबा बरसों चला सफर जो तय कर चुके हों, जरा से झटके से क्या डगमगाएंगे। नथुने फुलाकर उन्होंने लंबी सांस खींची। वही जानी पहचानी गंध। मनीष इसे बासी पसीने की बू बतलाता है। कहता है, आप उस गलीज बदबूदार भीड़ के बीच धक्के खाने जाते क्यों हैं? क्या मिलता है आपको? हर महीने पेंशन पाते हैं, छोटा सही अपना घर है, किराया नहीं भरना पड़ता। फिर दोनों बेटे ऊंचे ओहदों पर हैं, आपसे पैसे मांगने नहीं आते। ठीक है, कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आपकी कुछ मदद नहीं कर पाते, पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर कर नहीं सकते। आप जब चाहें साथ आकर रह सकते हैं। गिरीश भी यही कहता है। अरे कुछ करने को चाहिए तो वही कीजिए जो दुनिया भर के रिटायर्ड लोग करते हैं। सुबह शाम सैर को जाइए, थोड़ा बहुत सौदा शुल्क ले आइए और बाकी दिन लड़कों बच्चों से मन बहलाइए। हम आपको बच्चों की देखभाल करने को तो नहीं बुला रहे। होता है बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है ना, और क्या। बाबूजी के होठों की मुस्कुराहट दिलकश हो गई। होता तो है मनीष, उस हिसाब से तो तुम्हारा दूसरा बचपन आ गया।
जल्दी पोते पोतियों से खेलोगे। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा दूसरा बचपन जैसे पुलाव में नमक ज्यादा हो। मैंने तभी कहा था जब पैदा हुआ था, मनीष नहीं, ये नाम मत रखो। अंग्रेजी के हिज्जे करो तो लगता है जैसे मैनिश, यानी मर्द नहीं मर्दनुमा। वह कहकहा लगाकर हंस पड़े। तभी स्टॉप पर बस रुकी और लापरवाही की हालत में वे आगे को झूल गए। महिलाओं वाली सीट से एक महिला उतरने के लिए उठी तो उनसे बोली, आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, वे फौरन तन गए और पास खड़ी लड़की को बैठने का इशारा किया। महिलाओं की सीट है, उन्होंने कहा। लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और सकुचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। क्यों, हम क्या तुम्हें महिला नजर आते? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। अचकचा कर लड़की सीट पर बैठ गई। वे मजे से हंस दिए। क्यों बाबा, खूब मौज में हो? कंडक्टर कह उठा। हाँ, बहुत दिन बाद आज ताजी हवा में निकले हैं, उन्होंने खुशी खुशी कहा। यह ताजी हवा? कंडक्टर ने सांस खींचा और मुंह बिचका दिया। बिल्कुल। गति पकड़ गई बस की खुली खिड़की से होकर गर्म हवा का झोंका आया। उनके चेहरे पर बह रही पसीनों की बूंदों को शीतल किया और उनकी बात की पुष्टि कर दी। बाबूजी गुपचुप मुस्कुराते रहे। 4 हफ्ते बाद निकले हैं घर से। उस दिन एक परांठा ज्यादा खा लेने से सीने में हवा क्या चढ़ गई, उन लोगों ने दिल का दौरा बतला दिया। उनका बस चलता तो कम अक्लों को खबर भी ना करते, पर कुछ देर के लिए उनके अपने पर से अख्तियार ही उठ गया था। उन्हें याद है, तबीयत खराब है कहकर उन्होंने एक आदमी को बस की सीट से उठा दिया था और उसकी जगह खुद बैठ गए थे। अपने घर वाले स्टॉप पर उतरे तो वहीं सड़क के किनारे गिरकर बेहोश हो गए। वहां बैठे गाजर मूली बेचने वाले छोकरे उन्हें पहचान गए और जाकर उनकी पत्नी को बुला लाए। फिर क्या था, एक हंगामा खड़ा कर दिया था भली मानुस ने। बेटे बहुओं बच्चों का जमघट लगा दिया था। वे लोग लाद कर उन्हें अस्पताल पहुंचा आए थे। लाख मना किया पर कोई सुने तब ना। अस्पताल वालों को क्या है, उन्हें तो पैसा बनाना है। मरीज ऐसे ऐसे हैं जैसे जाल में फंसी मछली, वह भी वरदान देने वाली। बस रख लिया दबाकर 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद भी छुट्टी तब दी जब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। घर घर की वह रट लगाई कि डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा बतलाकर घर जाने की इजाजत दे दी। उनका इरादा अगले दिन बस पकड़कर खेत पहुंचने का था, पर उन लोगों ने क्या साजिश की कि अस्पताल से लाकर गाड़ी ने उन्हें मनीष के घर उतार दिया। काफी भन्नाए, चीखे चिल्लाए, पर कर कुछ नहीं पाए। बदन में इतनी ताकत थी नहीं कि पैदल घर जा पाते। अस्पताल ले जाते वक्त उन लोगों ने उनका बटुआ जाने कहाँ रख दिया था। बड़ी मुश्किल से कल डांट डपट कर पत्नी से निकलवाया और सिरहाने रखा। ऊपर से पहरेदारी पूरी की भली मानुस ने। सारा दिन सिराने बैठी बोलती रहती थी, जैसे पूरी जिंदगी की चुप्पी की कसर निकाल रही हो। वे आंखें बंद किए पड़े रहते। बोल बोल कर थक जाती तो ऊँघने लगती। हिलने डुलने भी मोहताज हो गए थे बाबूजी। जानते थे जरा हरकत की नहीं कि वह जगी और दोबारा चालू हुई, इसलिए उसकी नींद में खलल डाले बगैर पड़े पड़े सोचा करते। 55 की उम्र में रिटायर होने पर प्रोविडेंट फंड का सारा रुपया लगा। किंग्सवे कैंप से 2 मील दूर की बंजर जमीन खरीद उसे खेत बनाने के काम में न जुटे होते अब तक उसके बोल सुन सुनकर वाकई बुढ़ा गए होते। 20 साल की उम्र से लेकर 55 तक आदमी क्लर्की करे, पूरे 35 बरस धूल अटी फाइलें चश्मा लगी आंखों से घूरते घूरते खुद घूरा बन जाता है। पता नहीं कैसे उनकी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा। खुले मैदान का सपना जो बसा था उसमें। 35 बरस नजरें नीची किए, सिर झुकाए, काली स्याही पीते बिताओ और बाकी की जिंदगी तंग कमरे के अंदर बैठी बीवी की चकचक सुनते। वाह, क्या खूब खाका है जिंदगी का। क्या तुक है भला आदमी को 55 की उम्र में रिटायर करा के बीवी के बगल में बिठला देने की। और इसी में क्या तुक है कि आदमी जिंदगी के बेहतरीन 35 बरस एक अदद बीवी और चंद बच्चों के लिए रोटी पानी का जुगाड़ करने के लिए नीचे नजर किए हुए सिर झुकाए गुजार दे। कभी तो सिर उठाकर खुला आसमान देखे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं देखा। बचपन हरे भरे खेतों में बीता, पढ़ाई लिखाई भी की, शहर आकर ग्रेजुएट बने। सोचा था पढ़ लिख कर वापस गांव जाएंगे और एक आधुनिक किसान की जिंदगी जिएंगे। क्या कहते हैं उसे,
प्रगतिशील कृषक। पांव जमीन पर और 2 उंगल ऊपर भी, घी दूध से लबरेज दिन और सोने से पहले किताब। वाह! पर पिताजी ऐसे कुसमय सितारे की बड़े भैया ने कब जमीन बेच डाली ठीक से याद नहीं। सुना था उनकी पढ़ाई और शादी में सारा पैसा उठ गया। 10 बीघे कुल खेत था, यह 2 कमरों का मकान उन्हीं पैसों की बदौलत नसीब हुआ। बड़े भैया खुद नौकरी कर रहे थे। यह दूसरी बात थी कि भाभी जरा ऊंचे खानदान की थी। भैया की शादी पिताजी के सामने ही हो गई थी और ससुर भरोसे उन्हें ऊंची नौकरी भी मिल गई। अपने सुपुत्रों को भी ऊंची नौकरियां ताऊ भरोसे ही मिली है। अच्छी चीज है ये भाई भतीजावाद। न होती तो क्या करते अपने नौनिहाल। किस्मत है अपनी अपनी। उनके हिस्से यही आई थी, अपनी गऊ पत्नी। बुराई बेचारी में कोई नहीं, पैसे लत्ते से चौकस, गांठ की पक्की, घर गृहस्थी में डूबी भली औरत है। बस अब यह भी कोई बात हुई। हंसती नहीं आती हंसी तो कैसे हंसे। बढ़िया से बढ़िया लतीफा सुना लो, शेख चिल्ली का पूरा जिंदगी नामा उघाड़ कर रख दो। क्या मजाल जो भली मानुस हंस दे जरा। दोस्त भले पेट पकड़ लोट पोट होते रहे, खासकर अपने पार्टनर राधे श्याम। मनीष भी माँ पर गया है। उस दिन वह मैनिश वाली बात कही थी उससे, हंसा थोड़ा, मजाक समझे तब ना। और यही माँ बेटे की समझ में कहाँ आता है कि बंजर पड़ी जमीन को जिस पर कुछ उग ना रहा हो खेत कहकर पुकारा जा सकता है। क्यों नहीं समझ पाते कि पैरों के नीचे कच्ची जमीन हो और ऊपर खुला आसमान, तो जमीन खेती है, उगना ना उगना बुआई और वक्त पर निर्भर है। आज ना होगा कल उगेगा। प्यार से सहलाए दुलराए बिना कौन माँ बनती है। 5 साल तक जी तोड़ मेहनत करके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का सारा रुपया लगाकर उन्होंने बंजर जमीन को खेत बना डाला। हरा भरा आधी जमीन का मालिक राधे श्याम। उसने क्या कम मेहनत की। 4 हफ्ते हो गए देखो। अब तो गेहूं की फसल लहलहा रही होगी। बोरी भर भर गेहूं आता है। 2-4 दिन को सब खुश हो जाते हैं, फिर वही खिटखिट। मनीष गिरीश का कहना है खेती में क्या रखा है। जमीन के दाम इन 15 सालों में 20 गुना हो गए। बेच बाच कर किसी पॉश कॉलोनी में जमीन खरीद कर मकान बनवाया जाए। 2 तल्ले का मकान हो, नीचे एक भाई रहे, दूसरा ऊपर। और बाबूजी, उनका क्या है, किसी के भी साथ रह ले, वरना अपना 2 कमरों वाला पुश्तैनी मकान क्या बुरा है। कितनी बार समझाया दोनों को, अपनी माँ को ले जाकर साथ रखो। मैंने तो समझ लो वानप्रस्थ में प्रवेश कर लिया है और 5 साल बाद संन्यास लूंगा, तब भी रखोगे अपने पास। कहते कहते बाबूजी खुद भले हंस दें, पर मजाल है जो लड़के हंसे। वही दुखता टीसता मुंह बिसूरे रहेंगे, कहेंगे पोगापंथी बातें अच्छी नहीं लगती, वानप्रस्थ संन्यास सब ढकोसला। सब जब आपकी पत्नी जीवित है तो आप संन्यास कैसे ले सकते हैं। क्यों भाई, जिसकी पत्नी जीवित हो उसे जीने का अधिकार नहीं है। सारी उम्र मैंने क्या सुख देखा। उन्हें बीवी के आंसू भीगे, करीब रोज दोहराए शब्द याद आए। अब यह भी मेरा कसूर हो गया। तुम बीवी हंसना न चाहो, मिट्टी की गंध से तुम्हारा रोम रोम न हुलसे, खुले आकाश में खिले तारों की रोशनी तुम्हारी आंखों को ठंडक न पहुंचाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं सकती। क्षण भर चुप रहकर धरती पर अच्छी तरह पांव जमाकर दूर तक फैली हरियाली देख पाओ और ईंट पत्थर की इमारतें तुम्हारा नजारा न चुराएं। कितनी बड़ी नेमत है ये, कितना बड़ा सुख। राधे श्याम समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं समझ सकते। मनीष गिरीश क्यों नहीं समझ सकते। राधे श्याम, उन्होंने प्यार से याद किया। पूरे 75 का हो गया खबीस बूढ़ा। उससे कहता हूँ, तेरी तो यार दूसरी जवानी भी ढलने को आई, तो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस देता है, तीसरा बचपन आ रहा है। कहता बुढ़ाऊ छलांग ही तो लगा देता है क्यारी के उस पार। किंग्सवे कैंप का बस स्टॉप आ गया। चलो अच्छा हुआ, खड़े खड़े दायां पांव सोने लगा था। बस से उतरे तो काफी झंझना रहा था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। लंबे डग भरते सड़क पार करते खेत के मुहाने पर जा पहुंचे और पुकार उठे, राधे श्याम। एक ही पुकार में गला हकला गया, पर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सामने से राधे श्याम फुदकता चला आ रहा था, अपनी समझ में भाग रहा था, पर उसकी एक टांग कुछ कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए भागता कम, मेढक की ही तरफ फुदकता ज्यादा है। बाबूजी हंस दिए।
राधेश्याम आकर उनसे लिपट गए। बंसी दूध का गिलास ले आया, खाट भी बिछ गई। बाबूजी और राधेश्याम उस पर अधलेटे हो गए। दूध की छोटी छोटी चुस्कियां भरते सांस में सांस आ गया। पाँव की झंझनाहट भी कम हो गई। बोलने की जरूरत थी नहीं। दूध खत्म करके वे सिर के नीचे हाथ रखकर खाट पर लेट गए और ऊपर आसमान निहारने लगे। ताजी हवा ने सारी थकान हर ली थी। वह बस का कंडक्टर भी बावला था। ताजी हवा का ताल्लुक मौजूदा हालात से हो जरूरी नहीं है, उधार पर मिलती है, नहीं जानता होगा बेचारा। राधेश्याम को बतलाने की जरूरत नहीं है, वह जानता है। वे कैद से छूट कर नहीं, भाग कर आए हैं। इस बार तगड़ा हथियार हाथ लग गया है लड़कों के। आपकी सेहत इजाजत नहीं देती बसों में धक्के खाते फिरे। अच्छा हो कि आप खेत बेच दें। अच्छा बुरा क्या, अब खेत आपको बेचने ही होंगे। एक रट लगा ली थी दोनों बेटे बहुओं ने, और वह भली मानुस उनकी हाँ में हाँ ही नहीं मिलाती, बराबर शेयर देती जा रही थी। फिर क्या था, रोज डॉक्टर और रोज ग्राहक। डॉक्टर कहे खेत बेचो, ग्राहक कहे मैं खरीदूं। खूब चक्रव्यूह रचा घर वालों ने, पर भला हो राधेश्याम का, खबीस किसी तरह अपना हिस्सा बेचने को तैयार नहीं हुआ। हर दिमाग है, मजे से उन्होंने लड़कों की हाँ में हाँ मिला दी थी। आज भी मनीष उन्हें खेत तक न भिजवाने को इस शर्त पर राजी हुआ था कि वे राधेश्याम को अपना हिस्सा बेचने को तैयार करेंगे। आधा खेत बेचने में फायदा कम था और लड़कों की निगाह में कम फायदा नुकसान बराबर था। चलते चलते उसने हिदायत कर दी थी कि वे गाड़ी से उतर जाएंगे और गाड़ी से लौट आएंगे। ड्राइवर बच्चू सिंह को ताकीद कर दी थी कि उनका साथ न छोड़े। बेचारा बच्चू सिंह बस में चढ़ने की हड़बड़ी में उसका चेहरा भी न देख पाए। वे कहकर लगा कर हंस पड़े। बगल में बैठे राधेश्याम ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा, सीधा बैठा सामने गेहूं का खेत ताकता रहा, पर कह कहे के साथ पूरा दिया। फिर देर तक दोनों ठहाके पर ठहाका लगाते रहे। चुप हुए तो बाबूजी ने कहा, तू मर गया तो भी मैं अपना हिस्सा नहीं बेचूंगा। राधेश्याम ने हुंकार भरा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बाबूजी आश्वस्त थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। एक हाथ सीने पर जा पड़ा। हल्का दबाव महसूस हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद बच्चू सिंह ने गाड़ी लाकर घर के अहाते में खड़ी की। लपक कर साहब बाहर आए और उसे अकेला देखकर डपट कर बोले, बाबूजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, देर लगेगी इसलिए गाड़ी लौटा लाया। बच्चू सिंह ने कहा, लौटाने की क्या जरूरत हो गई? कहा था ना वहीं रहना। जी उन्होंने कहा। बच्चू सिंह ने वाक्य अधूरा छोड़कर बड़ी दयनीय निगाहों से उन्हें देखा। उनके बस में चढ़ने की बात कहने को वह कतई तैयार नहीं था। गनीमत हुई कि साहब अपने बाबूजी की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने जिरह नहीं की। ठीक है, दफ्तर चलो, लौटते वक्त उन्हें खेत से ले लेंगे, याद रखना, कहकर वह गाड़ी में सवार हो गए। बच्चू सिंह ने गाड़ी चला दी। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि साहब के खेत पहुंचने तक बाबूजी वहां नहीं होंगे। किंग्सवे कैंप तक बसें सिर्फ जाती नहीं, वहां से लौटती भी तो हैं। उसकी मुस्कुराहट कुछ और फैली और वह धीमे से हंस दिया। शरीर में अजीब पुलक महसूस हो रही थी, जैसे बाबूजी के आज़ाद घूमने में कहीं उसकी अपनी धरती और आकाश भी शामिल। धन्यवाद।